एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोहित। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये क्लास 9th का सेशन है और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स थे वो कैसे काम कर रहे थे, कि ट्रैक्टर्स था बेसिकली, वहाँ पे कल्टीवेटर्स था, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो पालमपुर की खेती थी वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई थी, तो कैसे करके प्रोडक्शन बढ़ा। पेस्टिसाइड्स यूज हुए थे, जो HYV सीड्स थी वो वहां पे यूज हुई थी, जिससे क्या थी लैंड पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इन सारी चीजों की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आना स्टार्ट हो गया। ओके, सो मैंने लास्ट में क्वेश्चन एराइज किया था आपसे, जो टॉपिक मैंने आखिरी छोड़ा था, दैट इज विल द लैंड सस्टेन। तो जो HYV सीड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, स्प्रे, ये सारी चीजें मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर्स जो ये यूज हुए थे लैंड के ऊपर, तो क्या इसको लैंड ने सस्टेन कर किया या लैंड सस्टेन कर पाई? तो ये क्वेश्चन ही कैराइज होता था। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। साइंटिफिक रिपोर्ट यानी कि साइंटिस्ट ने ये चीज को अप्रूव कर दिया कि पालमपुर के अंदर जो HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो टेक्निक्स थी, मशीनरी का पार्ट, ये जो यूज हुआ, इसने जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर थी इसको क्या कर दिया, इसको एक तरीके से डिफॉर्मिटी में ला दिया, यानी कि खराब कर दिया। और नेचुरल रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा क्या है, इसका असर पड़ा। सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है, आप सबको पता है। तो क्या हुआ कि इससे ओवर यूज जब हमने लैंड को करने लगे, क्या है, हम किसी चीज को जब सप्रेस करते जाते हैं तो वो एक टाइम पे अपने नेगेटिव इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो नेचुरली कोई चीज थी, लैंड नेचुरली चीज थी, लैंड जितनी भी चीज थी ग्रो होती थी, जितनी फसल होती थी, राबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, तो ये सीजनल वाइज क्या है, अपना अच्छे से काम करती थी। लेकिन हमने मैनिक्योर किया, क्या किया, उसमें पेस्टिसाइड्स डाले, उसमें फर्टिलाइजर्स डाला, जिसकी वजह से ये सारी चीजें लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। आगे सेकंड, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैं आपको वही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेसिव यूज यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर था, यानी कि HYV सीड्स थे, या फिर पेस्टिसाइड्स था, या फिर जो स्प्रिंग बेसिकली इंसेक्ट्स को भगाने के लिए यूज होती थी मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज ने सॉइल की फर्टिलिटी पावर को क्या कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। या फिर ये कह लीजिए कि 1/3 रखा, किसको, सॉइल की फर्टिलिटी पावर को। एक्सेसिव अमाउंट में जब उस पर क्रॉपिंग होने लगी तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर बहुत कम हो गई। थर्ड पॉइंट है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लीड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब जब इलेक्ट्रिसिटी ऐड हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐड होने पे क्या आया कि जो ग्राउंड वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी ऐड हो गई, हम इरिगेशन के लिए पानी को यूज करते थे। पहले क्या होता था, कैनाल्स से यूज करते थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई तो कैनाल्स लोगों ने छोड़ के ट्यूबवेल्स के थ्रू या समर के थ्रू अपने जो खेत थे उनको इरिगेशन के लिए यूज करने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो लेयर है पानी की जो लेयर थी, जो कि कितने फीट पे हमें पानी मिल जाता था, इट इज 90 फीट और 100 फीट पे हमें पानी मिल जाता था। लेकिन अब जब पानी का एक्सेसिव यूज होने लगा, जब लोगों का मन आ रहा है वो अपने खेत में इरिगेशन कर रहे हैं पानी से, समर के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, तो इससे क्या हो गया, जो वाटर लेवल है पानी का वो भी नीचे चला गया। एक वर्ड यूज हुआ है, डिप्लीशन। डिप्लीशन की हिंदी होती है कमी, यानी कि जो वाटर टेबल है उसमें पानी की कमी होने लगी। तो जो बेसिकली वाटर लेवल 80 फीट पे, 90 फीट पे, 100 फीट पे रहता था, वो 220 फीट पे पहुंच गया, 230 फीट पे पहुंच गया। तो आज के टाइम में आप देखेंगे कि पहले हमें पानी 3rd और 4th लेयर के बाद बेसिकली मिल जाता था, लेकिन आज हमें क्या है, बहुत ज्यादा डिगिंग करनी पड़ती है, यानी कि एक तरीके से बोरिंग करनी पड़ती, तब जाके हमें एक पानी, एक जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये हमें प्रोवाइड होते हैं। तो इरिगेशन की वजह से जो वाटर टेबल था वो काफी नीचे चला गया, और ये एक बहुत बड़ा लॉस था नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। आगे, एनवायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनवायरमेंट रिसोर्सेज जैसे आपका सॉइल की फर्टिलिटी पावर है, या फिर पानी है जो ग्राउंड वाटर है, अगर इनको एक बार बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हम यूज कर लें,
तो इनको सालों के साल लगते हैं रिस्टोर करने में, यानी कि दोबारा इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने में या दोबारा इन रिसोर्सेज को रिस्टोर करने में हमें बरसों लग जाते हैं। इट इज मिलियन ऑफ ईयर्स। और हम जिस तरीके से खर्च करते हैं वो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी में खर्च करते हैं, तो हमें इनका एक्सेसिव अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, These all things created a negative impact on the green revolution। तो पालमपुर के अंदर ये सारी जो चीजें थी, इसने लैंड की, सॉइल की फर्टिलिटी पावर को कम कर दिया, और इसकी वजह से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उस पर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली, वो क्या है ये पढ़ते हैं। ये सब हेडिंग्स एनसीईआरटी की चल रही हैं, ये हेडिंग्स जितनी भी हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये आगे है, ये क्या, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर के अंदर बेसिकली क्या था कि जो फार्मर्स के पास जो लैंड थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, ये समझाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। इंपॉर्टेंट सी चीज है कि बिना लैंड के फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, लैंड ही एक ऐसा फैक्टर है जिस पे फार्मिंग पॉसिबल है। सेकंड, लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। अब जो लैंड थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अनइवनली को मैं मतलब समझाता हूँ कैसे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये लैंड है सपोज पालमपुर के अंदर, तो जब पालमपुर के अंदर ये लैंड है, इसमें क्या था, आप अपनी अगर एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे इकोनॉमिक्स की, तो आपको एक डायग्राम मिला, एक डायग्राम ड्रॉ हुआ है बुक के अंदर, ये आपको मिलेगा। तो लैंड कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट थी, तो क्या था, अनइवन थी। सपोज ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट में क्या है, इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट है छोटे छोटे बॉक्सेस में। इसमें रह रहे हैं सपोज 10 फार्मर्स, 10 किसान, ठीक है। वहीं यहाँ पे सिर्फ एक किसान के पास इतनी लैंड है, ये एक प्लॉट है, ये ही इतनी लैंड 2 किसानों के पास है। तो एक प्लॉट में तो 20 किसान या 10 किसान सरवाइव कर रहे हैं, सेम उतनी ही लैंड पे एक किसान सरवाइव कर रहा है, और उतनी ही लैंड पे 2 किसान सरवाइव कर रहे हैं। तो ये शो करता था पालमपुर के अंदर की जो लैंड थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, यानी कि हर एक के पास इक्वल लैंड नहीं थी। थर्ड, some has a small plot of land while some has a huge part of land। वही बात है कि कुछ लोगों के पास एक छोटा सा प्लॉट था जिसमें क्या होता था कि उनके पास वो भी कैटेगरीज डिवाइड थी छोटा छोटा, जबकि एक इंसान के पास इतनी जमीन होती थी जिसमें 20 लोग 20 फार्मर्स काम कर पाए। अच्छा, 20 फार्मर्स के बाद भी एक प्रॉब्लम ये आती थी कि सपोज इसमें 20 किसान काम कर रहे हैं, अब उनके जब बच्चों में वो जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। सपोज एक का अगर एक बच्चा भी है या 2 बच्चे भी हैं, तो ये जो 20 फार्मर्स थे ये अब 40 में डिवाइड हो गए। तो इस लैंड की जो 20 हिस्से हुए थे वो कितने में डिवाइड हो गए, 40 में डिवाइड हो गए, तो अब 40 पेयर हो गया। तो धीमे धीमे करके क्या है, ऐसे लैंड आपस में कंजेस्टेड होती गई और कम होती गई, ठीक है। अब क्या है, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालमपुर के अंदर क्या था कि 1/3 जो फैमिली थी वो लैंडलेस थी। लैंडलेस का मतलब बेसिकली हो गया, अगर मैं बात करूं, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। तो 1/3 अगर 450 फैमिलीज का हम फाइंड करते हैं तो शायद 150 मेंबर्स ऐसे थे, 150 मेंबर्स नहीं, 150 फैमिलीज पालमपुर के अंदर ऐसी थी जो लैंडलेस थी, जिनके पास जमीन थी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 250 फैमिलीज हैव द लैंड लेस देन 2 हेक्टर। 240 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास पालमपुर के अंदर जमीन तो थी लेकिन लेस देन 2 हेक्टेयर थी। लेस देन 2 हेक्टेयर का मतलब होता है कि हेक्टेयर बेसिकली एक यूनिट होती है जो लैंड को क्या है मेजर करने में यूज की जाती है। जैसे हम अगर केजी है, चीनी है, तो चीनी को केजी में, पटेटो को केजी में यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं। वैसे ही हेक्टेयर एक यूनिट होती है जो लैंड मेजरमेंट में यूज की जाती है, ठीक है। तो 240 फैमिली ऐसी थी पालमपुर के अंदर जिसमें क्या था, उनके पास जमीन तो थी लेकिन बहुत ना के बराबर, 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती थी। सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी थी। 60 फैमिलीज में बेसिकली क्या होता था कि 60 फैमिलीज ही पालमपुर के अंदर मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड कैरी करती थी। अब अगर इसको प्लस करें तो 150, 240 और 60 दैट इज 450। तो इस तरीके से 450 फैमिलीज वहां पर सर्वाइव करती थी, ठीक है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था। जो 150 फैमिलीज थी लैंडलेस थी, जिसमें मोस्टली SC STs दलित लोग आते थे, जो कि चैप्टर के अंदर दे रखा था, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता था और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे अपनी जो एक्टिविटीज हैं, डेली बेसिस एक्टिविटीज, उनको वर्क करने के लिए। और इसके अलावा
250 फैमिलीज वो होती हैं जिनके पास पैसा थोड़ा था और 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती थी, जिसपे वो थोड़ा सा फार्मिंग करके और अपने रोज का बेसिकली अपनी आजीविका चलाते थे। 60% जो थे वो थे वहां के लैंडलॉर्ड, यानी कि 60 फैमिलीज जो थी वो वहां की लैंडलॉर्ड थी। उनके पास पैसा होता था, उनके पास ज्यादा जमीन होती थी, 2 हेक्टेयर से ज्यादा। और वो लोग क्या करते थे, जो लैंडलेस फार्मर होते थे, जो 150 फैमिलीज से, उनको खेती कराते थे और उनको वेजेस प्रोवाइड करते थे। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, फार्मिंग इन पालमपुर में विल द लैंड सस्टेन, और सेकंड वाला है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जिन लोगों के पास बेसिकली खेती नहीं होती थी, या फिर जो मीडियम क्लास फैमिलीज थी या लोअर क्लास फैमिलीज थी, वो कैसे अपनी जो है वो रोज का जीवन व्यापन करती थी। तो लेबर था उनका बेसिक काम, फिर कि वो लेबर करने जाते थे। तो लेबर कौन देता था उन्हें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड you each and every solution there. So be safe, be calm in the lockdown. Thank you very much, guys.